हेलो। हाँ, अभी मीटिंग थी फैकल्टीज की सभी, सो इस वजह से आज लेट हो गया। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द न्यू चैप्टर। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ। ठीक है, जैसा कि सभी को पता है कि इट इज़ फास्ट ट्रैक बैच। क्लियर, हम कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, और बाद में आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है चैप्टर, वैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। क्लियर, वो रेगुलरली आपको फॉलो करना ही है, तभी जाके ये बैच एकदम इफेक्टिवली हो पाएगी, इसका रिजल्ट भी एकदम बढ़िया आ जाएगा। क्लियर, तो चलो कल छुट्टी के दिन तो आप लोगों ने मजे किए होंगे। आप लोगों ने मजे किए होंगे। मैंने कितना मिस किया आप लोगों को क्या बताऊं। मतलब मैं कल दिन भर रो रहा था। आप लगता है तो मेरी बीवी को पूछ सकते हो, इतना मिस किया मैंने आप लोगों को। हाँ, मेरा नंबर, हाँ मैम का नंबर। ओके, नहीं उतनी रिस्क नहीं उठा था मैं नहीं तो बाद में धमकी आने लगती है, मैम का नंबर मिला तो आपने लेक्चर में बोला अभी मैम को बता देंगे हम। ठीक है, अपने लेक्चर में ऐसा बोला सर। ठीक है, तो चलो उसी बहाने आप बोलोगे सर कल छुट्टी दे दो, नहीं तो मैम को बता देंगे। आप लेक्चर में ऐसे कुछ तो भी बोलते हो उनके बारे में। एक ही जगह जहाँ पे मैं खुश रहता हूँ वहाँ पे भी आप खुश रहने नहीं देते हो, ऐसा वहाँ पे चल रहा है। मतलब क्लास में, घर पे तो खुश नहीं रह सकता। ठीक है, मतलब घर पे जाके खुश रहूँ तो मतलब मैम पूछेगी अच्छा खुश हो, क्या हुआ ऐसा मतलब वहाँ पे खुश रहना भी प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, अच्छा ओके खुश हो, ओके तो वहाँ पे खुश भी नहीं रह सकता। ठीक है, यहाँ पे कैसे मैं हंस रहा हूँ तो हाँ ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग में मैम को नहीं दिखाता, नहीं तो बहुत खुश रहते हो क्लास में, घर पे खुश क्यों नहीं रहते हो। ठीक है, वो उल्टा हो जाएगा, मतलब खुश रहो तो भी प्रॉब्लम, नहीं रहो तो भी प्रॉब्लम, ऐसा वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, क्या बताऊँ शादी के बाद में क्या होता है पता चलेगा आप लोगों को बाद में। ठीक है, ऐसा मत बोलना शादी नहीं करेंगे, वो बोलने के लिए बोलते बाद में सभी लोग शादी करते हैं। ओके, कंट्रोल कंट्रोल नहीं होता है। हाँ है ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बॉय, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी यहां पे देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए पहले हम देख लेते हैं कि इसे हम क्या बुलाते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इसे हम क्या बुलाते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इंटरमीडिएट लेवल पे आप इसके लिए स्पेशल लॉ पढ़ोगे, स्पेशल एक्ट पढ़ोगे, इसके लिए रूल्स, एक कानून है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। क्लियर, तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या कहा जाता है, विच कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड, विच कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड। मतलब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास राइट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट इज रिटन डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट इज रिटन डॉक्यूमेंट। रिटन राइटिंग में आप जब कोई राइट्स ट्रांसफर करते हो तो उसे इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब एसेट सेल करते हो, जैसे कि लैंड सेल करते हो, तो लैंड सेल के टाइम पे क्या बनता है, उसकी डीड बनती है या एग्रीमेंट बनती है। तो एग्रीमेंट क्या है, इट इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसमें क्या एक तो राइटिंग में है और उसमें क्या हो रहा है, राइट्स ट्रांसफर है। पहले उस एसेट को, उस जगह को यूज करने का हक सिर्फ मेरा बनता था। मैंने अगर लिख के दे दिया कि आज से वो तुम यूज करोगे, तो मैंने क्या किया, राइट्स ट्रांसफर किए। ठीक है, तो बेसिकली हम राइटिंग में क्यों डॉक्यूमेंट लेते हैं, बिकॉज वी आर विलिंग टू ट्रांसफर द राइट्स। राइट्स ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो ओरली भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर, ऐसा कुछ नहीं कि ओरली ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, बट राइटिंग में जब ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट बुलाते हैं। ये नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट नहीं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वैसे वाला वहां पे इंस्ट्रूमेंट नहीं। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, अपने वर्ड्स में क्या लेंगे, रिटन डॉक्यूमेंट विच इज क्रिएटेड टू ट्रांसफर राइट्स। तो चलो ओके, मैंने क्या किया, मैंने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मेनली तीन चीजें आती है। पहला जो आता है वो है चेक। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा जो है वो है प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। क्या क्या है, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ये तीन चीजें मेनली आती है। अभी अब देखो, मैंने चेक साइन करके दे दिया, मैंने क्या लिखा, उसके ऊपर आपका नाम लिखा।
मैंने उस चेक के ऊपर आपका नाम लिख दिया और आपको चेक दे दिया, मतलब आपको क्या राइटिंग में क्या मिला अल्टीमेटली, चेक से क्या मिला, क्या मिला, राइट्स मिले। राइट्स किस चीज के, क्या राइट्स क्या है, यू कैन कलेक्ट लीगली, यू कैन कलेक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम मी। और कल जाके वो पैसे नहीं मिलते, किसी वजह से चेक वो क्लियर नहीं हो पाता है, तो आपके पास लीगल राइट्स है, आप मेरे ऊपर केस भी कर सकते हो। समझ आया, मतलब वो डॉक्यूमेंट से आपको क्या मिल गया, राइट्स। अगर वो डॉक्यूमेंट आपको मिल गया और वही डॉक्यूमेंट आप आगे इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल मतलब क्या, इजीली ट्रांसफरेबल। मतलब मैं जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेता हूं तो उस केस में मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपसे साइन करा के लेता हूं, और वो मेरा क्रेडिटर जब पैसे मांगने आता है तो मैं उसे बोलता हूं रुक भाई, वो पर्सन जो है मुझे 1 महीने बाद पैसे देने वाला है, तू 1 महीने के लिए रुक जा। तो सामने वाला क्या पूछेगा, 1 महीने बाद वो पैसे कैसे देगा, तुम्हें कैसा लगता है पैसे देगा वो। मैंने बोला उसके पास से मैंने साइन लिया है, वो पैसे देगा ही। तो बोलेगा इसका मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिया है। मैं बोलूंगा हाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लिया है। तो वो क्या बोलेगा, एक काम कर, तू उससे पैसे कलेक्ट करके मुझे देगा, उससे बेटा है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुझे दे दे, मैं जाके कलेक्ट करता हूं उस दिन। मतलब मुझे तेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर। और उसके लिए भी एक कंफर्मेशन रहेगा, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, उसके ऊपर पेमेंट लेने के लिए किसके पास जाना है, मतलब वो जो पर्सन है उसने मेरे पास से बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिया, जो कि एक्चुअली किसने साइन किया है, किसी थर्ड पर्सन ने साइन किया, मतलब मेरे डेटर ने साइन किया। तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्रेडिटर के पास मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, यस आई कैन ट्रांसफर इट, उसे मैं इजीली ट्रांसफर कर सकता हूं। इजीली मतलब क्या, इजीली मतलब क्या, कैसे, अभी उसमें भी 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, याद रखना। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 2 तरह के हो सकते हैं, वन इज बेरर इंस्ट्रूमेंट। कौन से, बेरर टाइप्स में अगर आप देखते हो तो पहला आता है बेरर इंस्ट्रूमेंट और दूसरा आता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बेरर एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ध्यान देना, ये ठीक से समझना, ठीक है, ठीक से समझना। बेरर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट 2-3 टाइप बताऊंगा, क्योंकि आगे जाके इसके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ कंसेप्ट्स रहेंगे। अभी बेरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बेरर मतलब क्या, पर्सन हु इज होल्डिंग दैट इंस्ट्रूमेंट कैन क्लेम द अमाउंट। उसके ऊपर नाम किसका लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर बेरर चेक हो तो जो बैंक में लेके जाएगा चेक, उससे वो पैसे मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेरर का मतलब क्या, पर्सन हु इज होल्डिंग दैट इंस्ट्रूमेंट कैन क्लेम द अमाउंट, क्लियर। मतलब इन शॉर्ट क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बराबर, मतलब जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है उसके वो पैसे, ठीक है। तो उसे हम क्या बुलाते हैं, बेरर इंस्ट्रूमेंट। अगर ये बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो इसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके हाथ में उसको पैसा मिलेगा तो मैं क्या करूं, अपने हाथ से उसके हाथ में दे दूं, ठीक है, समझ में आ गया। इतना ही सिंपल है, क्योंकि अल्टीमेटली जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है उसे वो पैसे मिलेंगे, बोल रहा हूं मैं। तो मेरे पास है तो मुझे मिलने वाले, तो मुझे वो पैसे उसको देने हैं, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली वो इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ में दूंगा, बोलूंगा तू कलेक्ट कर ले। सो इट इज एज इजी एट दैट एज दैट, मतलब इतना सिंपल है। लेकिन ध्यान देना, ओके, मतलब बेरर इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड जस्ट बाय डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट डिलीवर कर दो, बात खत्म, ठीक है। सो इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी। बेरर इंस्ट्रूमेंट, दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय, साथ में लिखते जाओ, मैं कोई रंगोली नहीं बना रहा कि क्या मस्त बना रहे सर, हाँ मस्त डिजाइन है, इसको हम डिसाइड करेंगे इसमें से कौन सी बेस्ट है, ठीक है। तो साथ में लिखते जाओ, दिस कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मियर का मतलब क्या है, जस्ट, ठीक है, उतना ही करके, मियर डिलीवरी, इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मियर डिलीवरी। सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट डिलीवर कर दो दूसरे के हाथ में वो पर्सन आगे से पैसे क्लेम करेगा। कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मियर डिलीवरी। आगे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, बेरर तो सभी को पता है। ऑर्डर मतलब क्या, उसके ऊपर लिखा होता है, क्या लिखा होता है, ध्यान से सुनना, पे मिस्टर एक्स और ऑर्डर, मतलब या तो मिस्टर एक्स को पेमेंट किया जाए या उसने जिसके नाम से ऑर्डर दी हो उसको पेमेंट दिया जाए। मींस हियर नेम इज रिलेवेंट, किसका नाम लिखा है वो रिलेवेंट है, या तो एक्स को या एक्स ने जिसका नाम बोला उसको पेमेंट करो। पे मिस्टर एक्स और ऑर्डर, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब क्या, कल जाके आप पैसे लेके, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट लेके जाओगे, ठीक
ठीक है, तो सामने वाला पर्सन जो पेमेंट कर रहा है ना, वो सबसे पहले क्या लिखेगा? नाम, क्योंकि उसके ऊपर क्या लिखा है? पे मिस्टर एक्स। या तो एक्स को पेमेंट कर दो, या फिर एक्स ने जिसके नाम से ऑर्डर बनाई है, लिखी है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एक मेरा मतलब क्या है कि क्रेडिटर डेटर है, डेटर ने बिल साइन करके दे दिया मुझे, ठीक है, तो मैं बिल साइन करवा के लेता हूं, मतलब मैं उसे साइन करने की ऑर्डर देता हूं। मैं बोल रहा हूं कि मुझे पेमेंट कर दो सबसे पहले, बाद में मैं यहां पे आगे कहता हूं कि नहीं, मुझे नहीं, किसी और को पेमेंट कर दो। इसका मतलब वो जो डेटा है, डेटा को मैं ऑर्डर दे रहा हूं, ऑर्डर किस बात की? पेमेंट किसे करना है। तो उसके ऊपर ऑलरेडी लिखा है पे, मेरा नाम है पे, ओके, मिस्टर एक्स और माय ऑर्डर, मैंने जिसकी ऑर्डर निकाली है, जिसके नाम से ऑर्डर निकाली। तो इसका मतलब क्या कि अगर मैं किसी को दूंगा इंस्ट्रूमेंट, वो अगर लेके जाएगा, तो ऐसे केस में वो क्या पड़ेगा? नाम, नाम किसका है? मिस्टर एक्स, और ऑर्डर, वो इमीडिएटली क्या बोलेगा? तुम कौन हो? पूछेगा ना, तुम कौन हो? मिस्टर एक्स तो नहीं है, ठीक है, वो बोलेगा वो मुझे क्या पता, मुझे उसने वो दे दिया मुझे, ओके। तो आप क्या बोलोगे? उसके ऊपर क्या लिखा है? या तो एक्स को दे दो, या एक्स ने जिसका नाम बताया उसे दे दो। तो इसके ऊपर तुम्हारा नाम है ही नहीं, तो तुम्हें क्यों दूं मैं? तो वापिस मेरे पास आएगा, वो मेरे पास आएगा वापिस, और बोलेगा वो बोल रहे हैं कि जिसका नाम लिखा है उसको ही देंगे। बाद में मुझे याद आएगा, हाँ बराबर, मैंने लिखा था मिस्टर एक्स और ऑर्डर। तो मैं क्या करूंगा? पीछे लिख दूंगा, क्या लिखूंगा मैं पीछे? क्या लिखूंगा? पे मिस्टर वाई, वहां पर लिख दूंगा पे मिस्टर वाई, और नीचे क्या कर दूंगा? साइन कर दूंगा। मतलब मैंने अभी ऑर्डर दे दी, या तो मुझे दे दो या मेरे ऑर्डर कर दे दो। तो वो आगे जाएगा उसके पास और बोलेगा कि अभी मुझे पैसे दो। वो फिर से देखता है और बोलता है कि तुम्हारा नाम कहां पे है? आप क्या बोलोगे? या वो वाई क्या बोलेगा? पलट, क्या बोलेगा? पलट, ओके। तो वो पलट के जब देखेगा तो वहां पे किसका नाम दिखाई देगा? वाई, और वाई को पेमेंट मिलना चाहिए। वाई को पेमेंट क्या है? मिलना चाहिए। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस केस में एग्जैक्टली हुआ क्या? सिर्फ इंस्ट्रूमेंट देने से काम नहीं बना, डिलीवरी से सिर्फ काम नहीं बना, साथ में मुझे कुछ लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ा? जिस पर्सन को मिलना चाहिए उसका नाम लिखना पड़ा। तो ये जो लिखा ना, उसे कहा जाता है एंडोर्समेंट, ठीक है, इसे कहा जाता है एंडोर्समेंट। मतलब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। समझा? ये लिखने की प्रोसेस जो मैंने बताई बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटी बात है, बट इसे क्या कहा जाता है? एंडोर्समेंट कहा जाता है, ठीक है। सो दिस कैन बी ट्रांसफर्ड बाय क्या? एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। एंडोर्समेंट का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन, रिटर्न इंस्ट्रक्शन गिवन टू, जो पे करने वाला है उसे हमने ड्रॉई को गए इंस्ट्रक्शन दे दिए, रिटर्न इंस्ट्रक्शन गिवन टू return instruction given to drawee. Clear? Done. Return instruction given to drawee to pay to certain or specific person. डन। सो व्हाट इज बेयर इंस्ट्रूमेंट? बेयर इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है उसे पैसे मिलेंगे, सिर्फ उसके हाथ में दे दो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो पैसे उसे मिल जाएंगे। और दूसरा क्या? दूसरा क्या? ऑर्डर, मतलब उसको मिलेंगे जिसके नाम लिखा हुआ है, जिसके नाम से वो ऑर्डर निकली है। तो यहां पे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट देने से कुछ नहीं होता, क्या लगता है? क्या साथ में क्या देना पड़ता है? लिखना पड़ता है, उसके नाम, उसका नाम लिखना पड़ेगा, नीचे साइन होनी चाहिए, जिसने वो ऑर्डर निकाली उसकी साइन होनी चाहिए और उससे पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली विच वन इज बेटर? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट सेफ है, क्योंकि ऐसा मतलब मेरा गुम हो गया इंस्ट्रूमेंट, कोई तो दूसरा जाके ले रहा है, ऐसा वहां पे नहीं होगा। क्लियर? दूसरा और कौन सा टाइप है? ये हम मान के चलते हैं कि ये पहला जो है ये 1 में A एंड B, करेक्ट है। अभी 2 जो है सेकंड
सेकंड, उसमें ए, उसमें ए, टाइम इंस्ट्रूमेंट एंड पता नहीं है। अच्छा, ये आपको पता था क्या, बेयर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट? पता था बेयर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? टाइम इंस्ट्रूमेंट, डिमांड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो मतलब आपको बेसिक पता नहीं थे, रेगुलर बैच करके बेसिक पता नहीं थे, फास्ट ट्रैक में मैं बेसिक क्लियर कर जाऊं, ठीक है। सो आप लोगों की तरफ से मुझे तो बहुत बड़ी पार्टी मिलनी चाहिए, ठीक है। मतलब हर एक ने अलग अलग पार्टी, मतलब अगले 100 दिनों तक मुझे घर पे खाना ही खाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो हर एक ने पार्टी देनी चाहिए, एक एक उतना तो कर ही सकते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब पढ़ाऊंगा जो भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट डिटेल में ही बताने हैं, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज लेंगे, मतलब इसका नॉलेज छटाक, उसका नॉलेज छटाक, छटाक पता है ना, ठीक है। 50 ग्राम उसे मराठी में छटाक बुलाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से परफेक्शन नहीं आता है, उस तरह से वहां पे स्कोर नहीं होता है। आपको चीजें सही में स्टार्ट टू एंड पता होनी चाहिए। अभी टाइम इंस्ट्रूमेंट आपको पता नहीं, बट आपको यह पता है कि आपको 3 दिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐड करने होते हैं। वो 3 दिन तभी ऐड करते हैं जब टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है। इफ इट इज नॉट टाइम इंस्ट्रूमेंट तो 3 दिन कभी ऐड नहीं हो सकते, समझा? डिमांड इंस्ट्रूमेंट के लिए कभी 3 दिन ऐड नहीं किए जाते, समझा है? मतलब मुझे आगे वो 3 दिन वाला कंसेप्ट पढ़ाना है, इस वजह से पहले मैं आपको टाइम एंड डिमांड बता रहा हूं, क्लियर? तो टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? टाइम इंस्ट्रूमेंट, इसका जो पेमेंट होता है ना, वो आफ्टर पर्टिकुलर डेट मिलेगा। मतलब आपको पर्टिकुलर पीरियड के लिए वेट करना पड़ेगा, पर्टिकुलर दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। यू नीड टू वेट टिल दैट डेट, तो उसे कहा जाता है टाइम इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेमेंट जो वहां पे लिखा जाता है, ठीक है, आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है, या आफ्टर 15 डेज, या ऑन लेट अस से ऑन, वहां पे कह सकते हैं कि लेट अस से 15 दिसंबर 2019। तो एक पर्टिकुलर डेट लिखता हूं जब मैं, तो मुझे उस दिन के लिए वेट करना पड़ता है, उतने टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। सो इट इज टाइम इंस्ट्रूमेंट। जब इंस्ट्रूमेंट में लिखा जाता है आफ्टर डेट लिखा जाता है, आफ्टर साइट लिखा जाता है, मतलब हम आपको इमीडिएट पेमेंट देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। दिखाने के बाद या ये डेट के बाद में आपको 15 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। आज जो डेट लिखी है ना ऊपर, जो डेट लिखी है उससे 1 महीना वेट करना पड़ेगा। आफ्टर डेट का मतलब क्या होता है? उस डेट से 15 दिन। आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस के लिए हमें बिल दिखाना पड़ता है ना, तो एक्सेप्टेंस के लिए दिखाना पड़ता है। मतलब क्या है? हम क्या कहते हैं कि वो देख लेगा मतलब क्या? साइट का मतलब क्या है? देखना, ठीक है। तो साइट, आफ्टर साइट का मतलब क्या है? जिस दिन वो एक्सेप्टेंस के लिए बिल देखेगा उसके बाद में 1 महीना। मतलब जब आफ्टर लिखा होता है ना, तो ये कौन सा होता है? टाइम इंस्ट्रूमेंट। और जब एट साइट लिखा होता है, एट साइट, एट प्रेजेंटेशन, मतलब इसका मतलब क्या होता है? पेमेंट जिस दिन दिखाओगे इंस्ट्रूमेंट उस दिन मिलेगा, वेट करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? डिमांड। आप जब मांगोगे, आप जब दिखाओगे, आप जब डिमांड करोगे मुझे पैसे दे दो, उस दिन मिलेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आफ्टर जब लिखा होता है तो ये कौन सा है? टाइम इंस्ट्रूमेंट। आफ्टर डेट, आफ्टर साइट ऐसा कुछ लिखा हो तो ये टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है। या आफ्टर प्रेजेंटमेंट, ये कौन सा होता है? टाइम इंस्ट्रूमेंट। बट एट साइट, एट प्रेजेंटमेंट लिखा हो तो ये कौन सा होता है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। कौन सा होता है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट है। तो टाइम इंस्ट्रूमेंट, और याद रखना आगे का, टाइम इंस्ट्रूमेंट जब होता है ना, तो वो 15 दिन मैंने जो बोला, या 1 महीना मैंने जो बोला, या 3 महीने जो मैंने बोला, उतने दिन तो वेट करना पड़ेगा, प्लस एडिशनली 3 दिन वेट करना पड़ेगा। कितना? 3 दिन। मैच्योरिटी डेट आने के लिए क्या? प्लस 3 दिन। ये किसके लिए होता है? टाइम इंस्ट्रूमेंट। अभी डिमांड इंस्ट्रूमेंट के लिए वहां पे लिखा है एट साइट, मैं जाके वहां पे उसे दिखाता हूं, बोलता है कि 3 दिन बाद आओ, चलेगा? नहीं। उसका मतलब ही क्या था? एट साइट मतलब जब मैं लेके जाऊंगा तब पैसे मिलेंगे, तो उसमें 3 दिन का कंडीशन नहीं लगा सकते हम। टाइम में क्या है? वैसे भी आप 15 दिन वेट कर रहे हो तो और 3 दिन उसे टाइम दे दो, 18 दिन के बाद जाओ वहां पे। लेकिन डिमांड इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? व्हेन एवर यू विल डिमांड, यू विल गेट द अमाउंट। आगे समझ में क्या बोल रहा हूं? क्लियर? तो यहां पे टाइम इंस्ट्रूमेंट, और अगला क्या? डिमांड इंस्ट्रूमेंट।
ऑन पर्टिकुलर डेट लिख रहे हो ना, ये जो मैं लिख रहा हूं ना वो कहीं पे मिलता नहीं है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट के लिए, आपके अकाउंटिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट है उतना ही मैं लिखता हूं। अगर ये जरूरी नहीं होता लिखना तो मैं क्यों लिखता? मतलब मैं थोड़ी ना मतलब अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि जो इस वजह से मैं लिख लिख के इंप्रूव कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट चीजें उतनी लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा मतलब लिखना है। बहुत सिंपल बात है, बताने की जरूरत ही नहीं। ये बातें आपको बाद में बहुत यूजफुल हो जाएगी जब आप रिवाइज करोगे। जो मैंने लिख के दिया वो स्टिक टू द पॉइंट, मतलब क्या, वो जो आपने अकाउंटिंग का जो पहले पढ़ना चाहिए ना उतना ही होता है। अभी आप जाते हो अकाउंटिंग में, क्या होता है कि आप बुक देखते हो तो बुक में क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत डिटेल में बताया जाता है, उसका कभी वहां पे एग्जाम में आता भी नहीं है। समझा? मैं जो यहाँ पे लिखता हूँ ना, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वही चीजें लिखता हूँ, या जो कनेक्टेड टू योर कंसेप्ट्स है वो यहाँ पे लिखता हूँ, तो वो उल्टा आपको समझ में मिल जाते हैं और आपको पढ़ते वक्त कम टाइम लगेगा, ठीक है। आगे डिमांड इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे इन केस ऑफ टाइम इंस्ट्रूमेंट, थ्री डेज ऑफ ग्रेस, अलाउड। टाइम इंस्ट्रूमेंट, इसका एग्जाम्पल लिख दो, क्या, आफ्टर एग्जाम्पल आफ्टर साइट आफ्टर प्रेजेंटमेंट एंड आफ्टर साइट आफ्टर प्रेजेंटमेंट। साइट आफ्टर प्रेजेंटमेंट और ऑन पर्टिकुलर डेट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो आगे मैं समझा दूंगा, बट याद रखना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सॉरी प्रॉमिसरी नोट जो है, वो प्रॉमिसरी नोट कभी भी हम बेरर प्रॉमिसरी नोट इश्यू नहीं कर सकते। व्हाई वी कांट इश्यू बेरर प्रॉमिसरी नोट? बेरर प्रॉमिसरी नोट क्यों नहीं इश्यू कर सकते? हम बेरर प्रॉमिसरी नोट इश्यू नहीं कर सकते। प्रॉमिसरी नोट इज बेसिकली प्रॉमिस गिवन बाय डेटर टू क्रेडिटर दैट आई विल मेक पेमेंट ऑन सर्टेन डेट। डेट सर्टेन होती है, किसको मिलेगा, कौन देगा, ये सभी चीजें सर्टेन होती है। कोई भी चीज अनसर्टेन हो तो उसे लीगली कोई राइट्स नहीं मिलते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आई विल पे ₹5,000 टू यू ऑन 15th December 2019 इफ आई हैव फंड्स। तो ये प्रॉमिस है क्या? नहीं है ना। प्रॉमिस क्या होती है? ठीक है, मतलब वहां पे प्रॉमिस्ड है, ठीक है, तो उस दिन पे वहां पे एक लड़का लड़की को बोल रहा है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा अगर दूसरी कोई नहीं मिले तो। ये ऐसा हो गया ना, मतलब इसमें आप कंफर्म क्या है, क्या बोल सकते हो? कंफर्म ये नहीं करेगा। समझ आ गया? जब कंडीशन डालते हैं इसका मतलब नहीं होगा वो। ये वैसा हो गया, मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा अगर मेरे पास पैसे होंगे तो ये प्रॉमिस है और इट इज नॉट प्रॉमिस। प्रॉमिस कभी कंडीशनल नहीं होती है। प्रॉमिस कंडीशनल नहीं होती है, तो कंडीशन बिल्कुल भी ना हो अमाउंट के ऊपर, पर्सन के ऊपर, कुछ भी नहीं। इस दिन तुम पेमेंट करोगे मतलब करोगे, ये फाइनल है। फाउंडेशन ओके, इतना लेट ओके, हाँ क्या ओके, 11:45 का 12:45 डन, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो बैठ जाओ। समझ आ गया अभी क्या बोल रहा था मैं? हाँ, प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होती है? हमेशा अनकंडीशनल होती है। कंडीशनल प्रॉमिस जो है उसको कोई वैल्यू नहीं है। याद रखना, बराबर मैंने बोला वो, मैं तुमसे शादी करूंगा लेकिन दूसरी कोई नहीं मिली तो इसे प्रॉमिस कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन है, राइट? इसमें क्या है? कंडीशन है। तो ऐसी केस में, ठीक है, टाइम इंस्ट्रूमेंट, टाइम इंस्ट्रूमेंट, तो यहां पे लिखा है हाँ, मैं बोल रहा था बेरर का बोल रहा था, उससे वो स्टार्ट हुआ, कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। अब देखो, बेरर प्रॉमिसरी नोट क्यों इशू नहीं कर सकते? बेरर प्रॉमिसरी नोट हम लोग क्यों इशू नहीं कर सकते? ठीक है, सिंपल बात है,
ओके, किसी के पास तो 2000 की नोट होगी ना, किसके पास? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, 500 की, 2000, 500 कुछ तो भी होगी ना, 2000 की होगी तो दे दो बेटा, दे, अरे दे दो। आगे कितनी है? 500 है, यहाँ पे 500 आ गई। चलो आज के खाने का तो खाने का इंतजाम तो हो गया। ठीक है, आज का खाना तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब यहाँ से डायरेक्टली मैं होटल में जाऊंगा, 500 रुपये एक के लिए बस हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर आप नोट वहां पे हमेशा देख लो, उसके ऊपर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 500 रुपीज। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, मतलब ये जिसके हाथ में है, जिसके हाथ में है। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, बेरर मतलब क्या? जो होल्ड करता है उसे, जिसकी लाड़ी उसकी भैंस, जिसके हाथ में है उसे 500 की वैल्यू वहां पे अदा करने का वचन देता हूं। ऐसा कौन बोल रहा है? नीचे गवर्नर की साइन होगी। अभी क्या कर लोगे? ठीक है, तो ऐसी केस में कहना यहां पे क्या है कि इट इज बेरर प्रॉमिसरी नोट विच इज इश्यूड बाय आवर गवर्नमेंट। तो हम इश्यू नहीं कर सकते, सिंपल बात है। आपकी जो करेंसी है वो बेरर प्रॉमिसरी नोट है, तो हम करेंसी इशू कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इस वजह से हम क्या करेंगे, प्रॉमिसरी नोट इशू करनी हो तो हमेशा ऑर्डर, कौन सी ऑर्डर होती है वो। ठीक है, बेरर कभी भी नहीं होती, उसका रन 500 की तरफ है। हाँ ठीक है, ठीक है, रख लूं। अरे चेहरा देखो। नहीं आता, चेहरा देख के अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, हाँ तो देख लो यहाँ पे लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे बेरर। बेरर को मैं 500 रुपए का मतलब क्या है कि एक वैल्यू उसे 500 रुपए की मिलेगी, जो भी वो इंस्ट्रूमेंट होल्ड करेगा। मतलब कल जाके आपकी नोट गिर गई तो दूसरा उठा लेगा, उससे मतलब क्या है कि उससे बेनिफिट ले लेगा। आ रहा समझ में? तो याद रखना, सिर्फ मैं किसका बोल रहा हूँ? प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नहीं बोल रहा हूं। बेरर प्रॉमिसरी नोट कौन इशू कर सकता है? ओनली गवर्नमेंट। करेक्ट है, तो हमें अलाउड नहीं है। वी कैन इशू ओनली ऑर्डर प्रॉमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी चेक कौन सा टाइप का होता है? मतलब चेक ये टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है? चेक कौन सा होता है, टाइम या ऑर्डर? चेक टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है या ऑर्डर? बोलो, लगाओ बोली। हाँ दोनों, वाव। और हाँ टाइम, कंफ्यूज हो गए ना? आपने क्वेश्चन ही ठीक से नहीं सुना। मैंने क्या पूछा? टाइम या ऑर्डर? आप आंसर दे दो। ये दोनों अलग टाइप है ना, टाइम एंड डिमांड, और या फिर ऑर्डर एंड बेरर होना चाहिए। बराबर, कुछ भी पूछ लो हम आंसर दे देते हैं। मतलब ये अपना टैलेंट है, टैलेंट। ओके, टैलेंट है, वो टैलेंट खतरनाक है। मतलब ठीक से क्वेश्चन सुनो। एग्जाम में होता है ऐसा कि आप क्वेश्चन ठीक से समझते नहीं, आंसर देना स्टार्ट कर देते हो। सब तक आपको क्वेश्चन ठीक से नहीं समझेगा। बहुत सी बार ऐसा होता है कि पूछा कुछ और है, लिख के कुछ और आ गए, और मार्क्स सोचे कुछ और थे और मिल कुछ और गए। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन ठीक से समझो। तो क्वेश्चन बेसिकली यहां पे बेरर और ऑर्डर, इसमें क्लासिफिकेशन होगा। दूसरा कौन सा? टाइम एंड डिमांड। अभी मुझे बताओ, ये टाइम है या डिमांड है? चेक क्या होता है? टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है या डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है? आप बैंक के पास चले गए, वो बोला कि पैसे दे दो, वो बोल रहे 15 दिन के बाद आ जाओ, तो टाइम कैसे हुआ? ये डिमांड है। याद रखना, चेक इज ऑलवेज डिमांड इंस्ट्रूमेंट। चेक इज ऑलवेज डिमांड इंस्ट्रूमेंट। हाँ, चेक को हम क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर बेरर कर सकते हैं। ठीक है, या वहां पे अगर उसी पर्सन को देना है ऐसा लगता है तो उसे क्रॉस कर सकते हैं। बराबर, ठीक है। तो चेक इज ऑलवेज डिमांड इंस्ट्रूमेंट। तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट के लिए 3 days ऑफ ग्रेस नहीं मिलता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या होता है? पेएबल ऑन पेएबल एट साइट और एट प्रेजेंटमेंट। पेएबल एट साइट और प्रेजेंटमेंट, एट प्रेजेंटमेंट। चेक इज ऑलवेज
चेक इज ऑलवेज डिमांड इंस्ट्रूमेंट। एक नोट लिख देना, क्या नोट लिखनी है, क्या, whether promissory note cannot be issued or whether promissory note can be issued only by RBI. Done, right? अभी promissory note क्या होता है, बोलो promissory note क्या होता है? promissory note मतलब क्या, it is what, it is promise given by debtor to creditor, खुद से मैं पे कर दूंगा, ठीक है। तो promissory note versus bills of exchange, promissory note versus bills of exchange क्या होता है? Promissory note, it is unconditional promise given by debtor to creditor. Unconditional promise given by debtor to creditor. Unconditional promise. And bills of exchange क्या होता है? It is unconditional order. Order मतलब दूसरे साइड से क्रेडिटर डेटर को बोलता है कि मैं एक बिल भेज रहा हूं, उसे साइन करके भेज दे। उस बिल में लिखा हुआ है कि तू 2 महीने बाद पेमेंट करेगा। वो जब पर्सन आया, ठीक है, मतलब वो जो डेटर है उसने गुड्स लिए, मैंने बोला कि यार उधारी देना मैंने बंद कर दिया। वो बोलता है कि नहीं प्लीज दे दो। ठीक, मैंने बोला कि लास्ट टाइम यार तेरे पास आता था तो बोलता था कल आ जा कल आ जा कल आ जा, मतलब पेमेंट टाइम पे मुझे नहीं मिला। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि इस बार दे दूंगा लेकिन तुमने मुझे लिख के देना है। तो बोलता है कि हाँ ठीक है मैं लिख के दे दूंगा, बट मुझे वो गुड्स क्या दे दो उधारी पे। ठीक है, देना नहीं है बट वो ऐसा प्लीज 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 वहां पे ऐसे अगे ये चल रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है तो लिख के दे दे मुझे, 2 महीने बाद पेमेंट देगा। ठीक है, मतलब वो डेट कंफर्म होगी। तो उससे मैंने बोला तू लिख के दे दे, उसने बोला कि प्रॉमिसरी नोट, मतलब उसने लिख के नहीं दी प्रॉमिस, तो मैं क्या कर सकता हूं, उल्टा भी तो कर सकता हूं ना। मैं उससे लिख के भेज सकता हूं दैट यू विल मेक पेमेंट टू मी ऑन पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर अमाउंट। अब उसका नाम मेरा नाम वो सभी लिख दूंगा और उसे भेज दूंगा। इसका मतलब मैं उसे ऑर्डर दे रहा हूं कि तुम साइन करके भेज दो मुझे, या वो पेमेंट मुझे उस डेट पे चाहिए। उल्टा भी तो हो सकता है ना, क्रेडिटर डेटर को बोलता है, ऑर्डर कौन किसे देगा, क्रेडिटर डेटर को ना, और प्रॉमिस कौन किसे देगा, डेटर क्रेडिटर को। ठीक है, तो इट इज अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। It is unconditional order to pay. Order given by, बोलो, creditor to debtor। क्रेडिटर ने डेटर को ऑर्डर दी, राइट, क्रेडिटर ने डेटर को ऑर्डर दी। डन, कोई डाउट है? अभी यहां पे प्रॉमिसरी नोट में 2 ही लोग बने ना, जिसने नोट बनाई और जिसको पेमेंट मिलने वाला है, मतलब क्या, ड्रॉवर जो बनाता है वो ड्रॉवर, और जिसे पैसे मिलते हैं वो पेई। ठीक है, तो यहां पे कौन बन गए, ड्रॉवर एंड पेई। ड्रॉवर कौन है, किसने बनाया, डेटर, और पेई कौन है, क्रेडिटर, या क्रेडिटर ने किसी और को इंडोर्स किया तो वो पेई बन जाएगा। आगे यहां पे कौन बन गए, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई। हाँ, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई, ये तीनों बन गए। ड्रॉवर कौन बन गया, कि जिसने बनाई वो इंस्ट्रूमेंट, वो ड्रॉवर। किसने बनाई इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिटर। किसके नाम से बनाया, डेटर। और पेई कौन, किसे पेमेंट मिलेगा, या तो क्रेडिटर को मिलेगा और एंडोसी, क्रेडिटर ने किसी और को इंडोर्स किया तो उसे मिलेगा, पेई वो होगा। समझ में आता है? अभी चेक जो है ना, चेक इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चेक इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हाउ? चेक इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ बोई। कैसे? देखो, अपना पैसा किसके पास है, बैंक के पास है।
हम बैंक को इंस्ट्रक्शन देते कि तुम पेमेंट कर दो, बैंक को ऑर्डर देते कि तुम पेमेंट कर दो, मेरा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, यू शैल मेक पेमेंट ऑन दिस चेक। बराबर, तो मैंने चेक बनाया, मैंने चेक लिखा, साइन की, चेक मैंने बनाया, किसको मैंने ऑर्डर दी, बैंक को, और उसका पेमेंट किससे मिलेगा, जिसको मैंने चेक दिया है। मतलब 3 पार्टी इन्वॉल्व हो गए ना, मैं ड्रॉवर, ओके, बैंक को मैंने ऑर्डर दी, बैंक को ने ड्रॉवी, बैंक के नाम से निकाला ना, बैंक का नाम लिखा है उसके ऊपर, ओके, ड्रॉवी, और जिसको पेमेंट मिल रहा है वो पे। सो चेक इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? तो ये थोड़ा बेसिक है, मतलब जो हमें आगे कंसेप्ट ठीक से समझने के लिए यूजफुल है। ठीक है, अभी ध्यान देना, जब मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, मतलब आता है मतलब क्या कि वो सामने वाला साइन करके देगा, पहले मैं बनाऊंगा। ध्यान दो कैसे होता है, पहले मैं बनाऊंगा, मैं बना के आगे क्या करता हूं, उसे भेज देता हूं, कहता हूं कि इसके ऊपर साइन करके मुझे वापस भेज दे। मैं क्या करूंगा, उसने उसके ऊपर क्या लिखा होगा कि आप मुझे कब पेमेंट करोगे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी डिसाइड हो गया होगा वो उसमें मेंशन कर दूंगा, उससे बोल दूंगा उसके ऊपर साइन कर दे। साइन करने के बाद में मतलब उसके साइन किया मतलब क्या किया, एक्सेप्ट किया, वो बिल वो मुझे भेज देगा। करेक्ट है? और बिल में क्या करूंगा, आई विल होल्ड दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर 2 मंथ्स, और मैं वो पैसे लेने जाऊंगा। दूसरा ऑप्शन भी है कि मैं वो बिल किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता हूं, मतलब इंडोर्स भी कर सकता हूं। तीसरा ऑप्शन भी है कि मैं वो बिल डिस्काउंट भी कर सकता हूं, डिस्काउंटिंग भी हो सकता है। समझ में आ गया क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो होल्ड करो, खुद के पास रखो, खुद पैसे लेने के लिए 2 महीने बाद जाओ। दूसरा, बैंक को कलेक्शन के लिए भेज दो, बैंक को बोलो अपने अपने हम भूल जाएंगे। मतलब बहुत से लोग जो होते हैं वो क्या होता है, गजनी, ठीक है, मतलब सुबह क्या हो गए वो याद नहीं, ठीक है, तो ये कैसे याद रहेगा, 2 महीने बाद वो बिल का पेमेंट आने वाला है, उस बिल का पेमेंट लेना है, वो याद नहीं रहेगा। और उस दिन पेमेंट के लिए नहीं गए तो वो ऑब्वियसली बोलेगा ना, मतलब उसके पास चांस बन गया, वो बिल तो कैंसिल हो गया क्योंकि हम उस दिन पेमेंट मांगने के लिए गए नहीं। आज समझ में क्या बोल रहा हूं? तो ऐसी केस में ओके, मैं बैंक को एक काम सौंप सकता हूं कि तुम कलेक्ट कर लो, मेरे बिहाफ में तुम कलेक्ट कर लो, ठीक है, मतलब पैसे ले लो और मेरे अकाउंट में डाल दो, लगता है तो उसका ऊपर कमीशन कट कर दो, कुछ तुम्हारा होगा, लेकिन मेरे बिहाफ में तुम कलेक्ट कर दो। तो इतने बिल है, डेली वो जा नहीं सकते, तो बैंक की तरफ से वो कलेक्शन किया जाएगा। तीसरा क्या, मैं किसी और को इंडोर्स कर सकता हूं, उसे बोल सकता हूं तुम कलेक्ट कर लो, मतलब तुम्हारे पैसे मैंने देने हैं, तो वो पैसे नहीं देता हूं, एक काम को ये बिल ले लो और बिल लेके डायरेक्टली चले जाओ। हाँ, और हाँ, अभी लेक्चर छोड़ रहा है, थोड़ा देर वेट करो ना, ठीक है, यस, कांग्रेट्स, ठीक है। तो चलो वो इंटरमीडिएट पास हो गया तो उससे वो खुशी हो रही है, हाँ अभी क्या करूँ, लेक्चर में घुस जाऊँ अभी मैं, हाँ ठीक है, तो चलो होता है ऐसा। आगे वो डोर खींच लो। और ये जो स्टूडेंट है, ठीक है, इससे सभी टीचर डरते हैं, इतने क्वेश्चन पूछता है, इतने क्वेश्चन, तूफान, ठीक है, तूफान, मतलब वो हमने हैंडल किया, वो हमारा पेशेंस उसमें समझ में आता है, ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने बता दिया, ठीक है, एक फॉर एग्जांपल कुछ भी मैंने बता दिया, हर सेंटेंस के ऊपर क्वेश्चन रेडी होते हैं, हर सेंटेंस, ईच एंड एवरी सेंटेंस। मतलब मैंने बोला कि ड्रॉवर जो है, ओके, वो ऑर्डर कौन देता है, क्रेडिटर, तो वो बोलेगा कि सर मुझे फिर डेटर ऑर्डर नहीं दे सकता क्या, मतलब ये सेंस वाली बात है ना, ऑर्डर वही देगा ओके जिसको पैसे मिलना है, ठीक है। तो जनरली आप क्या कहते हो कि इमीडिएटली समझ लेते हो, हाँ ठीक है, बट उसका कि फिर डेटा नहीं दे सकता, फिर डेटा क्यों नहीं दे सकता, ठीक है, मतलब वो कैसा कि वो बाकी स्टूडेंट सर आप पढ़ाओ, कहाँ पे ध्यान दे दो, सर पढ़ाओ, ओके, ये टाइप का वहाँ पे बाकी स्टूडेंट का रिएक्शन रहता है। तो 2-3 आंसर दे दिए, मैं बाद में हाँ ठीक है तुम एक काम करो, लेक्चर के बाद में मिलो, मैं समझा दूंगा, और लेक्चर के बाद में समझा है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे वो सिर्फ टालने वाली बात है, ठीक है, वो लेक्चर के बाद में भी वहाँ पे समझा दिया है। तो अभी वो पास हो गया, वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो चलो कहाँ पे था, चेकीज किस बात पे था अभी मैं, हाँ इंडोर्समेंट, एंड लास्ट वन क्या था, डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है, डिस्काउंटिंग क्या, हमें पैसों की अर्जेंट जरूरत है, ठीक है, तो उस केस में हम बैंक के पास जाएंगे और कहेंगे कि ये बिल आप रख लो बट मुझे अभी पैसे दे दो। तो बैंक क्या सोचेगी, चलो 2 महीने बाद इसके पैसे आने वाले, 2 महीने का इंटरेस्ट कट कर दो। इन शॉर्ट ये 2 महीने का लोन है आपको, बैंक ने एडवांस में पैसे दे दिए, 2 महीने का इंटरेस्ट कट कर दिया और खुद के पास बिल रख दिया, और वो बिल के ऊपर बैंक की तरफ से कोई तो बंदा जाएगा पेमेंट लेने के लिए, वो पूरा पैसा कलेक्ट करके लाएगा। मतलब मान लो 10,000 का बिल है, उन्होंने पैसे कट किए 200 2 महीने के, फॉर एग्जाम्पल, भाई आपको कितने मिले, 9,800। तो इस इन शॉर्ट यहां पे क्या किया, आपने बिल बेच दिया उनको 9,800 में। आगे बिल कौन होल्ड करेगा, बैंक, कितने दिन के लिए,
2 महीने के लिए। और पैसे लेने के लिए कौन जाएगा? बैंक। बैंक को कितने मिलेंगे? 10,000। बराबर, इस तरह से हुआ। अगर उस पर्सन ने 10,000 रुपए नहीं दिए तो अपने अकाउंट से कट होंगे कितने? 9,800 या 10,000? 10,000। याद रखना कितने कट होंगे? 10,000। क्यों? क्योंकि अगर 9,800 देके ही 9,800 कट किए तो उनका 200 रुपए तक का कमीशन तो मिला ही नहीं ना। तो 200 रुपए का कमीशन बनता है ना उनका। कमीशन मतलब इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब 10,000 उनको वापस मिलेंगे। इस वजह से वो 10,000 का डिडक्शन लेता है। आज समझ में? कोई डाउट? नो? पक्का? तो आगे वहां पे होता है एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। फटाफट डिस्कस कर लेंगे। एंट्रीज आपने पढ़ ली है बट फिर भी यहां पे क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। और मॉर्निंग में लॉ का लेक्चर था। आई डोंट नो कि स्टूडेंट्स मैं पढ़ा रहा हूं देख के भी अंदर आ रहे थे। ऐसा एक का नहीं हुआ, ऐसे बहुत से स्टूडेंट। मैंने बोला कि यार मैं वो वहां पे कुछ सिमिलरिटी, कुछ फर्क है ना, ठीक है। तो लॉ के टीचर मुझ पे वहां पे कोई तो फर्क दिखना चाहिए। हाँ नहीं, रोन से बैठे तो फिर भी हाँ ठीक है, अंदर आके बैठ रहे। और ऐसा 15-20 स्टूडेंट थे कि जिनको मैंने भगा दिया, जाओ बाजू में। ओके, तो इस टाइप का वहां पे हो गया। तो देख लो जब आप क्लास में आते हो कि टीचर वही है कि नहीं, उससे भी समझ में आता है ना। मतलब यहाँ पे लॉ चलेगा या अकाउंट चलेगा। आपको लॉ अनाउंस किया ना 10 बजे, ठीक है, तो मैं बैठा हूं। सो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि मैं लॉ पढ़ा लूंगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो चेक कर लो बाजू में। ओके, ये क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि आगे जाके कंफ्यूजन फिर से हो सकता है, ठीक है। तो टीचर देख के समझ लो सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है। क्लियर? ठीक है, ध्यान दो। मतलब वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हंस रहे थे, मुझे बुरा लग रहा था कि फाउंडेशन के स्टूडेंट को हंस रहे, मेरे स्टूडेंट को हंस रहे। उनको कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि वो भी मेरे स्टूडेंट है, बराबर ना। बट मुझे बुरा भी लगा, आप लोग भी मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ऐसा बुरा लगा, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको कोई बोले वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ ठीक है, चलो ध्यान दो। एंट्रीज, एंट्री जब अभी जब बिल इश्यू हो गया, बिल रिसीव्ड, bill received oblique accepted, तो in the books of drawer, एंड दूसरा क्या? in the books of बोलो ड्रॉवी। दोनों की बुक में एंट्री चलेगी ना। ड्रॉवर क्या बोलेगा? ड्रॉवर खुश है, किस बात से खुश है? ड्रॉवर किस बात से खुश है? किस बात से? ए बिल मिला, बिल मिला, बिल मिला, बिल मिला, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल। एंट्री क्या आ जाएगी? बिल्स रिसीवेबल। बिल मिला बोला है, ऐसा दिल मिला नहीं। ओके, तो हाँ, तो ठीक से सुनना। हम बिल दे चुके सनम, ठीक है। तो ऐसा उसने सामने वाले ने बोल दिया, किसने? ड्रॉवी ने बोल दिया, हम बिल दे चुके सनम, आज से बिल है तुम्हारा, ठीक है। तो जहां पे दिल है वहां पे जोड़ दो बिल वाला। क्या हुआ? बिल बिल ना मिला, बिल ना दिया, क्या तो बोलो ना बोलो क्या किया, ठीक है। तो जो भी आपको ठीक लगता है वो जोड़ दो आगे, ठीक है। बिल के बदले सनम। तो ड्रॉवर क्या बोलेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कभी भी याद रखना। ओके, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल देता हूं, ठीक है। इसके ऊपर वहां पे क्या एक थोड़ा सा डिस्प्यूट टाइप में है कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ये कौन सा अकाउंट है, इज इट पर्सनल अकाउंट और इट इज रियल अकाउंट, ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजन चलता है, ठीक है। जनरली पर्सनल अकाउंट कहा जाता है बट रियल अकाउंट भी कुछ लोग बोलते हैं। बट ये देखो, अकाउंटिंग के लिए तो आपको एग्जाम में लिखना नहीं। अकाउंटिंग के लिए जब भी कोई बिल वेदर इट इज बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल जाता है, ओके, आता है डेबिट दे दो, जाता है क्रेडिट दे दो, बहुत अकाउंटिंग सिंपल हो जाएगी। बिल जब भी आता है डेबिट, जाता है क्रेडिट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बिल साइन किया, मतलब मैं बिल दे रहा हूं या ले रहा हूं?
दे रहा हूं, साइन कर रहा हूं मतलब क्या, बिल दे रहा हूं, बिल साइन करके दे रहा हूं, तो बिल साइन करके दे रहा हूं मैं, तो इसका मतलब क्या, बिल्स पेबल जा रहा है, ठीक है, बिल्स पेबल जा रहा है। उस वक्त आप क्या बोलोगे, बाबुल की दुआएं लेती जा, ये नहीं बोलना है, क्या बोलना है क्या बोलना है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, गया गया तो क्या क्रेडिट, आया तो क्या डेबिट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्लियर। तो ऐसी केस में अभी यहां पे देखो बिल्स रिसीवेबल साइन होके आया, तो बिल्स रिसीवेबल को क्या देंगे, डेबिट, आया डेबिट, सोचो मत ये बिल्स पेबल है कि बिल्स रिसीवेबल है, ये मत सोचो, क्या सोचना है, आया या गया, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, क्या सोचना है, दो ही बातें सोचनी है, आया गया, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हु इज गिवर, आया ना बिल, जिसने दिया उसका नाम लिख दो, ड्रॉवी अकाउंट, और अभी ड्रॉवी के हिसाब से सोचो, उसके हिसाब से तो बिल जा रहा है, तो बिल्स पेबल को क्रेडिट देगा क्योंकि उसके लिए वो बिल्स पेबल है, और डेबिट किसे देगा, ड्रॉवर, अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, राइट डन। आगे आगे ये हो गया पहला। अभी बिल्स रिसीवेबल आने के बाद क्या होता है, एक बार मुझे बिल्स रिसीवेबल मिल गया, 2 महीना मेरा उसका कांटेक्ट नहीं, फॉर एग्जांपल करने की भी जरूरत नहीं है, भाई 2 महीने बाद मैं उसके पास जाऊंगा पैसे मांग लूंगा, तो 2 महीने में बीच में क्या क्या होता है उसके बारे में ड्रॉवी को पता भी नहीं होगा, क्या क्या हो सकता है, वो बिल मैंने खुद के पास रखा या बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज दिया या इंडोर्स हो गया या डिस्काउंट किया, इसका इंटीमेशन हमें ड्रॉवी को देने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो यहां पे 4 पॉसिबिलिटीज बनती है, इसी बीच 4 पॉसिबिलिटीज बनती है। कौन सी 4 पॉसिबिलिटीज, होल्ड टिल मैच्योरिटी, होल्ड टिल मैच्योरिटी, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो बनती है, सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। आगे तीसरा क्या, डिस्काउंटिंग, और क्या लास्ट वन, एंडोर्समेंट, राइट। चौथा क्या, एंडोर्समेंट, क्लियर डन, एंडोर्समेंट। तो ये 4 चीजें हैं। अभी ये जब चल रहा है ना, ये जो चल रहा है वो अपने यहां पे चल रहा है, ड्रॉवी को कुछ भी पता नहीं, ड्रॉवी इज नॉट अवेयर अबाउट दिस 4 सिचुएशन, तो उसने कोई एंट्री करने का सवाल ही नहीं बनता है। और ये जो चल रहा है उसमें ड्रॉवी इन्वॉल्व है क्या, नहीं है, तो उसने एंट्री करने का सवाल ही नहीं बनता है। सो ड्रॉवी, इसी बीच यहां पे क्या चल रहा है, ड्रॉवी इज नॉट अवेयर ऑब्लिक नॉट इन्वॉल्व, ड्रॉवी इज नॉट अवेयर ऑब्लिक नॉट इन्वॉल्व। In the in 4 situations, in given 4 situations, therefore no entry by drawee, no entry by drawee। अभी चलो फटाफट आ जाओ, कहां पे आ जाओ, ड्रॉवर क्या करेगा इन 4 सिचुएशन में। तो पहला होल्ड किया, होल्ड करने के लिए नो एंट्री, सिर्फ रखने के लिए कोई एंट्री नहीं होती है, अपने पास रख लिए, आ गया उसकी एंट्री होती है, जाएगा उसकी एंट्री होती है, सिर्फ रखा अपने पास उसकी क्या एंट्री करेंगे, बराबर ना। होल्ड करने की कोई एंट्री नहीं, बट बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन उसकी एंट्री होगी, यस एंट्री क्या होगी, बिल जा रहा है ना, बिल जा रहा है, बिल को क्रेडिट, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट, डेबिट किसके लिए भेज रहे हैं, कलेक्शन, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बीएसबीसी, बीएसबीसी शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोई ये शब्द है कोई, हाँ ठीक है, तो बीएसबीसी अकाउंट डेबिट, नहीं तो बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, बीआर कौन सा अकाउंट, हाँ
मुझे पता है आप उसके नाम के नीचे क्या बोल रहे हो, चुपके से अंदर दिल में, मुझे पता है। ओके आगे, बीआर अकाउंट, हाँ डन। एंट्री बोलो, बीएसबीसी अकाउंट डेबिट टू, हाँ ठीक है। तो डिस्काउंटिंग के लिए क्या होता है, पैसे आएंगे ना, पैसे कहां पे आएंगे भाई, पैसे आके बैंक में आ जाएंगे, बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, या कैश बोल दो वहां पे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल गया ना यहाँ पे भी, बराबर, बिल्स रिसीवेबल देंगे ही पैसे लेंगे ना, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। और एंडोर्समेंट में क्या हो गया, कुछ मिला नहीं, सिर्फ हमने क्या किया, क्रेडिटर को दे दिया, तो क्रेडिटर रिसीवर है ना, अपने पास से क्या गया, बीआर, जब भी जाता है क्रेडिट देना है, तो बोलो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर डेबिट टू बीआर अकाउंट, मतलब बीआर आया और गया, समझ में आ गया। हाँ भाई क्रेडिटर, अपना क्रेडिटर इंडोर्स है ना, लिख दो वहां पे क्रेडिटर ऑब्लिक इंडोर्स लिख दो, उसमें कोई कंफ्यूजन है तो हम किसे देंगे, क्रेडिटर को ही ना, मतलब इंडोर्स मतलब जिसे मिल रहा है, मतलब किसको हम देंगे, मेनली क्रेडिटर को, तो मैंने वहां पे लिख दो क्रेडिटर लिखा, आप वहां पे इंडोर्स ऑब्लिक इंडोर्स कर दो। हाँ मैं एक बताने वाला हूं, ठीक है, ये लिख लिया, वही अगला पॉइंट है मेरा। अभी ध्यान दो, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, इसमें क्या होता है कि बैंक विल कलेक्ट द अमाउंट एंड विल गिव इट टू मी, कलेक्शन के बाद में मुझे देगी, आज कुछ नहीं देगी, कलेक्शन होगा 2 महीने बाद, उसके बाद जो पैसा है वो मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे या मुझे मिलेंगे। और दूसरे डिस्काउंटिंग में क्या है, आज मुझे पैसे देगी बैंक और बिल लेगी, और फ्यूचर में जो पैसा आएगा ना वो खुद रख लेगी। मतलब बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में अगर देखा जाए लॉजिकली मैंने कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं किया, ध्यान दो, मैंने कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं किया, तो सर एंट्री क्यों कर दो, ध्यान दो ठीक से सुनो, मैंने मान के चलो मैं यहां पे कोई तो सर्वेंट है, उसको मैंने कहा ये 2000 रुपीज है, वो जाके बैंक अकाउंट में डाल दो, मेरे सर्वेंट को मैंने बोला 2000 रुपीज है, ये लो और बैंक अकाउंट में डाल दो। मेरे और सर्वेंट के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हुआ, मेरे और सर्वेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ या मेरे और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, बराबर ना, मतलब सर्वेंट इज एक्टिंग ऑन माई बिहाफ, तो सिर्फ मेरा काम कर रहा है ना, तो बैंक में जो पैसे डिपॉजिट होंगे तो एंट्री क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सर्वेंट का नाम ही नहीं लिया, सो हियर बैंक इज एक्टिंग लाइक अ सर्वेंट, बैंक पैसा कलेक्ट करके मुझे ही देने वाली है, तो बैंक को वहां पे कमीशन मिलेगा, वो अलग वो कट कर लेंगे, लेकिन जो भी पैसा आएगा वो मेरे बैंक अकाउंट में डाल देगी। सो हियर बैंक इज जस्ट एक्टिंग ऑन माई बिहाफ, जब मैं बैंक को बिल देता हूं तो लॉजिकली बैंक ने मुझे कुछ नहीं दिया, और बैंक ने ये भी कमिटमेंट नहीं की आपको मिलेगा ही, बैंक क्या बोल रही है, अगर उन्होंने पैसे दिए तो तुम्हें दे दूंगे। तो कहना यहां पे ये है कि जब मैं कलेक्शन के लिए भेजता हूं तो लॉजिकली मेरा वो बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ बिल कलेक्शन के लिए दे दिया, उन्होंने पैसे दिए मुझे नहीं दिए, या उन्होंने बोला कि पक्का में हम दे देंगे, ऐसा भी नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला, अगर पैसे मिलते तो मिल जाएंगे, ठीक है, बट ये बाद में याद नहीं रहेगा कि मैंने कितने बिल बैंक को कलेक्शन के लिए दिए, बाद में भूल जाऊंगा मैं, इस वजह से मैं रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाता हूं, बीएसबीसी अकाउंट, कि कलेक्शन के लिए इतने चेक गए, समझ आ गया। लेकिन थर्ड केस में डिस्काउंटिंग में तो ट्रांजैक्शन हुआ है, मैंने उनको बिल बेचा है, समझ आ गया, बिल बेचा है, वो पैसे ले लिए है, कोई डाउट है, नो पक्का, डन, ओके। अभी ये उस दिन एंट्री की जिस दिन ये हो गया, अभी अगला क्या होता है, कलेक्शन, अगले स्टेज क्या आता है, कलेक्शन भी हो सकता है, डिसऑनर भी हो सकता है, सबसे पहले हम कलेक्शन की बात करते हैं, ध्यान दो, कलेक्शन की बात करते हैं, तो एक लाइन में सभी जाने चाहिए एंट्री लास्ट तक, कलेक्शन की एंट्रीज, अगर बिल आपके पास ही है और आपने कलेक्शन किया, होल्ड किया था, आप ही पैसे लेने के लिए गए, तो बिल आपके पास ही था ना, तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, दे देंगे ना बिल्स रिसीवेबल ऑफिस, तो कैश अकाउंट डेबिट, कौन से केस में बोल रहा हूं, अगर बिल आपके पास ही है, 4 सिचुएशन है ना, पहला बिल आपके पास है, तो क्या बोलेंगे, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। दूसरे में बिल किसके पास है, कलेक्शन अकाउंट में, अपने पास नहीं है, तो पैसे आ गए, देखो पैसे कहां पे आएंगे, सोच के देखो थोड़ा सा, बैंक में आएंगे ना, बैंक कलेक्ट करेगी और आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट, और कौन सा अकाउंट रिवर्स हो जाएगा,
जो कलेक्शन दिख रहा था ना, नहीं बिया नहीं, बिया तो डेबिट करके क्रेडिट हो चुका है। अभी अकाउंट कौन सा नया क्रिएट किया है, बीएसबीसी, तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएसबीसी। डन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएसबीसी, डन। समझाइए, अगर पैसे मिले तो कलेक्शन हो गया ना, तो कलेक्शन के लिए जो दिख रहा है कि कलेक्शन होने वाला है ऐसे बिल, तो अकाउंट को रिवर्स कर दो ना। आज तक बोल रहे थे बीएसबीसी अकाउंट को डेबिट करके बोला था इतने पैसे आने वाले, तो आ गए ना, अभी रिवर्स कर दो। अगला तीसरा, डिस्काउंटिंग के केस में पैसे मिले, क्या एंट्री करेंगे, नो एंट्री। व्हाई, बिकॉज अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द बैंक एंड केप्ट बाय द बैंक। हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा उस वक्त, बैंगन। हैदराबादी में बुलाते हैं, जैसे अपने यहां पे बुलाते हैं, ठीक है, वैसे हैदराबादी में क्या बुलाते हैं, बैंगन। ये क्या बैंगन वादा करता तुम लोग, ओके, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा उस वक्त, बैंगन। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी पैसे लिए, तो कलेक्शन करके पैसे कहां पे रखे जाएंगे, कहां पे रखे जाएंगे, बैंक के पास ही रखे, बैंक खुद रख लेगी, तो अपना कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं उसमें, तो एंट्री करने की क्या बात आती है। आगे, क्रेडिटर्स को दिया था, इंडोर्स किया था, और क्रेडिटर्स ने कलेक्शन कर दिया, बोलो नो एंट्री। वंस अगेन वी आर नॉट इन्वॉल्व। अभी ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ड्रॉवी क्या बोलेगा, कलेक्शन हो गया मतलब उसके लिए पेमेंट हो गया, तो क्या बोलेगा, मैंने कैश दी, कैश को क्रेडिट, और वापस क्या लिया, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल आया, क्या करेंगे, डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश, राइट। सभी सिचुएशन एक चार्ट में आ जाए, समझ आए, ऑल सिचुएशंस आर इन वन चार्ट, क्लियर। ये हुआ तो क्या, अभी कलेक्शन के टाइम पे और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या, डिसऑनर, मतलब उसने पैसे, या तो कलेक्शन होगा या फिर क्या होगा, डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब क्या है, ही रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट, उसने पेमेंट देने से मना कर दिया, तो उसे कहा जाएगा आइदर, याद रखना मैं ये सिचुएशंस बोल रहा हूं आपको, नहीं तो स्टूडेंट्स आके पूछते हैं सर आपने ऊपर कलेक्शन लिखा है और नीचे डिसऑनर भी लिख रहे हो, ठीक है, या तो कलेक्शन आएगा दोनों में से एक ही आएगा। तो बोलो पहले सिचुएशन, आपके पास ही बिल था और डिसऑनर हो गया, मतलब कलेक्शन की एंट्री नहीं हुई ना, डायरेक्टली डिसऑनर। बोलो ड्रॉवी अकाउंट, बिल अपने पास ही है ना, बराबर। ड्रॉवी इज गिवर मैंने बोला था, लेकिन ड्रॉवी ने कुछ भी नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, तो ड्रॉवी को मैंने पहले क्रेडिट करके रखा है, अभी क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। देखिए ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो गया ना, पैसे ही नहीं मिले। आगे, बिल कलेक्शन के लिए भेजा है, वो कलेक्शन हुआ क्या, नहीं, तो कलेक्शन में डेबिट रख के क्या फायदा है, तो उसे क्रेडिट कर दो, और किसके पास से पैसे बाद में लेंगे, ड्रॉवी के पास से, तो एंट्री क्या आ जाएगी, ड्रॉवी कांस्टेंट रहेगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बीएसबीसी अकाउंट, डन। आगे बोलो, आगे क्या होगा, डिस्काउंटेड। अभी आप देखो, सोच के बताओ, बिल किसके पास है, बैंक के पास, बैंक ने पैसा खुद के लिए रखना चाहिए, मिला ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, पैसा ड्रॉवी से लेना है और बैंक को देना है, करेक्ट है, पैसा ड्रॉवी से लेना है और बैंक को देना है, तो ऐसे केस में एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट बराबर टू बैंक। आगे, डन। लास्ट में ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, इंडोर्समेंट में ड्रॉवी को डेबिट क्यों मिल रहा है, देखो सिंपल लॉजिक है, जब मैंने बिल दिया था ना, बेसिकली क्या बोला था, ड्रॉवी ने दे दिए पैसे, ड्रॉवी को क्रेडिट करके रखा था, ऐसा मान के कि पैसे मिलेंगे, ड्रॉवी को क्रेडिट करके रखा था कि ही इज गिवर, लेकिन पैसे मिले तो नहीं ना, तो वो गिवर कैसे कह सकते, इस वजह से मैंने जो पहला इफेक्ट दिया था ड्रॉवी को गिवर वाला, वो रिवर्स कर जाऊं डेबिट देके, ठीक है। तो इस वजह से ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, तो बोलो एंडोसी। एंड लास्ट, ड्रॉवी खुद के बुक में एंट्री क्या कहेगा, अगर उसने बिल्स पेबल डिसऑनर कर दिया तो वो क्या बोलेगा, उसने पहले एंट्री क्या की थी, याद कर लो, पहले
ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, रिसीवर बोला था, उससे मिल गया पैसा या मिलेगा पैसा ऐसा बोला था, बट मिला ही नहीं ना, तो जो डेबिट देकर वो क्रेडिट देना पड़ेगा, और उसका बिल्स पेएबल कैंसिल हो गया, मतलब जो बिल्स पेएबल गया ऐसा बोल रहा था वो तो कैंसिल हो गया। इस वजह से एंट्री क्या आ जाएगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। समझा? पक्का? सिचुएशंस। इसके आगे एक कंसेप्ट आता है डिसऑनर के टाइम पे, वो होता है नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस, तो कंसेप्ट क्या है नोटिंग, ध्यान दो, ठीक से सुनो, सभी लोग ध्यान देंगे। यहां पे पानी ही नहीं है, हाँ है। हाँ ठीक है, चलो नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस के केस में क्या होगा, नोटिंग चार्जेस बेसिकली क्या होता है, ध्यान देना, ठीक है, कि जैसे ही हम बिल लेके उस दिन जो ड्यू डेट थी 3 दिन ऐड किए, वो 3 दिन के रूल्स आपको याद है, फिर से रिपीट कर देता हूं, 3 दिन ऐड करने के रूल्स एक बार रिपीट कर देता हूं। ओके, वो चीजें मुझे लगता है कि वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आपने 12th में भी पढ़ ली, बाद में फाउंडेशन सीपीटी में पढ़ी होगी, ठीक है, तो एक बार उसे रिपीट कर देता हूं। तो ये 3 दिन का रूल क्या है, 3 दिन का कंसेप्ट क्या है कि जब टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है, जब हमने बोला है उसे कि 2 महीने बाद पैसे मिलेंगे, तो वो कब मिलेंगे, 2 महीने प्लस 3 दिन। और आपको फॉलो क्या करना है, उन्होंने 2 महीने बोला है तो इसका मतलब 60 दिन नहीं, 2 महीने मतलब 60 दिन। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 महीने मतलब 60 दिन ऐड करते हैं। 2 महीने मतलब एग्जैक्टली आज से 14 तारीख से अगले 14, बीच में कितने भी दिन आ जाए, फेब महीना चल रहा हो तो भले 28 दिन है, तो भी एक महीना अगले 14 को कंप्लीट होगा और दूसरा महीना उसके अगले 14 को कंप्लीट होगा। बराबर, उस वक्त डेज काउंट नहीं करने, और अगर आपको डेज बोले ना 30 दिन, तो डेज ही लेने, महीना नहीं। स्टूडेंट यहां पे गलती कर सकते हैं या करते हैं क्या, कि वो 30 दिन मतलब एक महीना ऐड कर देते हैं, क्योंकि महीना जो है वो 30 दिन का हो सकता है, 28 का हो सकता है, 31 का हो सकता है, 29 का भी हो सकता है। लीप ईयर पता है ना कौन से होता है, जिसे 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कौन सा, अभी रिसेंटली कौन सा हो गया, 2016, ठीक है, तो वो लीप ईयर, उसमें फेब क्या है, 29 डेज का रहेगा। अभी आपने क्या किया, आपने लॉजिकली 2 महीने ऐड किए प्लस 3 दिन किए, या 90 डेज ऐड किए प्लस 3 दिन किए, और वो दिन आ रहा है पब्लिक हॉलिडे, तो क्या, वो दिन पब्लिक हॉलिडे आ रहा है, तो क्या, प्रीवियस वर्किंग डे, याद रखना, प्रीसीडिंग वर्किंग डे मतलब प्रीवियस डे, ठीक है, तो उस दिन पेमेंट वहां पे होगा। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मंडे को आया, मंडे को, ठीक है, क्या है, मान लो उस दिन वहां पे इंडिपेंडेंस डे हो गया, ऐसा कुछ है, तो प्रीवियस वर्किंग डे मतलब संडे को भी नहीं मिलेगा, कब, सैटरडे। लेकिन अगर उस दिन सडन हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, सडन हॉलीडे, तो नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्किंग डे को आप पेमेंट मांग सकते हो। क्लियर, ये उसके लिए रूल है। और याद रखना, जब भी आपको कहा जाता है, ठीक है, आफ्टर साइट कहा जाता है, 30 डेज आफ्टर साइट, तो इसका मतलब आप कब से काउंट करोगे 30 डेज, जिस दिन उसने बिल एक्सेप्ट किया, उस दिन, जिस दिन उसने बिल देखा, उस दिन से 30 डेज। आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है, देखने के बाद में, उसने पहली बार, अपने एडिटर ने पहली बार बिल कब देखा होगा, जब मैंने उसे एक्सेप्टेंस के लिए भेजा था, तो उसके बाद में 30 दिन। और आफ्टर डेट जब लिखा होता है ना, तो जिस दिन बनाया उसके आगे के 30 दिन, जिस दिन बिल बनाया, डेट जो लिखी है ना, उसके आगे 30 दिन। तो आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है, जिस दिन एक्सेप्ट किया उसके आगे 30 दिन, और आफ्टर डेट लिखा हो तो जिस दिन बनाया उसके आगे के 30 दिन, करेक्ट है, उसके आगे के 30 दिन, याद रहेगा। आफ्टर साइट, आफ्टर प्रेजेंट में लिखा है तो जिस दिन एक्सेप्ट किया उसके आगे के 2 महीने 30 दिन जो भी है, और क्या लिखा हो, आफ्टर डेट, तो जिस दिन बनाया उसके आगे के 30 दिन, करेक्ट है। अभी यहां पे ध्यान देना, नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस में कंसेप्ट क्या आती है कि जैसे ही बिल वहां पे मैं पेमेंट मांगने के लिए चला गया, तो उसने मतलब क्या है कि लात मार के निकाल दिया, भाग यहां से, कौन है तू, भाग यहां से, ठीक है। तो वहां से मैं निकला, अभी
एक गुस्सा तो है ना। मैंने बोला कि कैसे करता हूं उसके साले को कोर्ट में ही लेके आता हूं, ठीक है। तो कोर्ट में मैं चला गया, तो कोर्ट में मैंने बता दिया कि इसने पेमेंट नहीं दिया। जज साहब ये बहुत नाइंसाफी है, इसने मुझे पेमेंट नहीं दिया, ठीक है, इस वजह से मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट नहीं दे सका, इस वजह से वो छोड़ के चली गई। जज साहब ये बहुत नाइंसाफी है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ठीक है। तो ऐसी केस में आप सामने बोल रहे हो और सामने वाला रिप्लाई करता है, वो जो पर्सन है उसको भी बुलाया जज साहब ने, तो बोलता है कि उस दिन वो मेरे पास आया नहीं, वो पागल हो गया, वो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ये पागल हो गया, उस दिन वो मेरे पास पैसे ही मांगने नहीं आया। अभी बताओ आप कैसे प्रूव करोगे उस दिन आप पैसे मांगने के लिए गए थे? क्योंकि अगर ऐसा होता है ना, आपने पैसे ही नहीं मांगे, तो आप उसके ऊपर केस कैसे कर सकते हो? आपकी गलती है ना, तो केस नहीं बनता है। तो ऐसे केस में आप कैसे प्रूव करोगे कि उस दिन हम उसके पास बिल के ऊपर पैसे मांगने गए थे, जो मैच्योरिटी डेट है 1 महीना प्लस 3 दिन करके जो दिन आता है, उस दिन में पैसे मांगने गया था और उसने पैसे नहीं दिए, इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है? हाँ, क्या है प्रूफ? कैसे प्रूव करोगे? हाउ? कोई तो ऑप्शन बताओ, चलो बोल। कोर्ट केस कर रहे हो तो प्रूव तो करना पड़ेगा ना, कोई तो पॉइंट बताओ। बोलो बोलो, सही गलत वो बाद में देख लेंगे। हाँ, हाउ यू कैन प्रूव? मैंने बोला ही नहीं नोटरी का, मैंने क्या बोला कि आप गुस्से में चले गए कोर्ट में। हाँ, रिटर्न में क्या होगा? वो बोलेगा कि भाई इधर आ, मैं देता नहीं हूं, मैं लिख के देता हूं कि मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है। किस बात की साइन? वही मैं बोल रहा हूं, वो अगर पैसे देने के लिए मना कर दे तो वो साइन देगा क्या कि मैं पैसे नहीं दे रहा हूं? कुछ भी नहीं होगा ना, साइन वाला अपने पास। बोलो, अब पहला तो बिल ही अपने पास। क्वेश्चन क्या चल रहा है कि उस दिन मैं पेमेंट मांगने गया था, वो पेमेंट देने से मना कर दिया, इस वजह से उसके ऊपर केस कर दिया डैमेजेस के लिए भी। हाँ, नहीं बट कोर्ट के सामने वो एंट्री थोड़ी ना चलती है, वो प्रूफ थोड़ी ना होता है। आगे प्रैक्टिकली बोलो, कुछ तो भी मुझे ऑप्शन बताओ कि कैसे प्रूव किया जाए, कुछ तो भी। स्टूडेंट बहुत कुछ वहां पे बोल देते हैं, आप लोग नहीं बोल रहे हो, कुछ पता नहीं है। आइडियाज बहुत अच्छा स्टूडेंट्स के पास होते हैं। हाँ, कोई? हाँ, कुछ तो बोलो। हाँ, क्या सर? उसे बाहर लेके पकड़ पकड़ के पीटेंगे, वो खुद ही बोल देगा कि हाँ वो तुम आए थे। ओके, लीगल ऑप्शन, लीगल। हाँ, हाँ, सभी लोग अरे इंसान लोगों साफ थोड़ी ना हो, बोलो जोर से बोलो। ये ऐसे क्या बोल रहे हो? हाँ, आपस में। मुझे लगता है कि वो नागिन सीरियल ज्यादा देखते थे। आपने बिल पैसे मांगने के लिए गए उस दिन, उसने पैसे देने से मना कर दिया। अभी पैसे देने से उसने मना कर दिया तो हम कोर्ट में चले गए, वो बोल रहे कि इसने पैसे देने से मना कर दिया, ठीक है, इस वजह से मुझे मेरा इतना नुकसान हो गया, जो भी आप बोल रहे हो। वो सामने वाला बोलता है कि उस दिन ये पैसे मांगने आए नहीं मेरे पास। बिल किसके पास? बिल अपने पास ही है। बिल दिखाएगा? अरे बिल तो है, लेकिन क्वेश्चन क्या किस बात का चल रहा है? तुम पैसे मांगने नहीं गए, तुम्हारी गलती है ना, तो उसके ऊपर केस क्यों कर रहे हो? केस वहीं पे ही खत्म हो जाएगा। एक तो बताओ। आप लोगों को किसकी जरूरत है पता है क्या? झंडू च्यवनप्राश। ओके, मतलब जो शक्तिवर्धक, ठीक है, या दिमाग भी फटाफट चले, बोलो आप एनर्जी के साथ, ठीक है, मतलब कुछ बोलते ही नहीं। इतना मैं चिल्लाता रहता हूँ, इतना यहाँ पे कूदता रहता हूँ, यहाँ वहां पे, और आप ठीक है, अरे कुछ तो एनर्जी दिखाओ, कुछ तो भी बोलो फटाफट। हाँ, क्या? हाँ बोलो, कुछ तो भी बोला उसने। उसके
डायरेक्टिव लगाएंगे कैसे? पहले से पता थोड़ी ना था कि वो मना कर देगा पेमेंट देने के लिए। हाँ, नोटिस केस करने से पहले उसे नोटिस देते हैं, बट वो नोटिस में भी यही लिख के भेजेगा कि जिस दिन पेमेंट लेने के लिए आना था उस दिन तुम आए नहीं। हाँ ओके, हाँ किसी ने तो हमें वहां पे जाते हुए देखा होगा। ओके, सीसीटीवी में हमारा रिकॉर्ड हो गया, ठीक है भाई, पॉसिबल है, करेक्ट है, बट वो क्या बोल रहा है आगे? ओके, वो क्या बोल रहा है आगे? अरे उस दिन तू मिला था लेकिन तूने बोला ही नहीं पैसों के बारे में। हाँ याद आ गया, हाँ उस दिन तू आया था ना, बट पैसों का क्यों नहीं बोला? अब बोल देता तो मैं पैसे पे कर देता। प्रॉब्लम ये है कि वो जो है ओके बाद में पैसे आप ले सकते हो, बट यू डोंट हैव राइट्स ऑन दैट बिल। आप पर्सनली उसके पास से कलेक्ट कर लोगे, बराबर? आप इस बात पे चल रहा है कि नहीं, मतलब वो आप उसे पहले बोलोगे कि नहीं, मतलब क्या है कि मुझे पैसे दे दो, वो उसने वो पेमेंट नहीं दिया, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि आप कोर्ट में केस करोगे। बट कोर्ट में ये प्रूव करने के लिए तो होना चाहिए कि हम उसके पास से पैसे मांग रहे थे और हमने लीगली प्रॉपर्ली उसके पास से पैसे मांगे थे, जैसा लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो इस वजह से एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे ही बिल डिसऑनर होता है, इमीडिएटली आपको नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा क्या कि आज मैं ये बिल जो है उसका पेमेंट मांगने गया था, उसने पैसे देने से मना कर दिया। तो नोटरी पब्लिक क्या करेगा? उसे कांटेक्ट करेगा और पूछ लेगा कि ऐसा एक बिल आ गया है, तुम पेमेंट करने वाले हो क्या? तो अगर बोलता है कि हाँ, तो कहेगा कि आके पेमेंट कर दो। वो बोलता है कि नहीं, तो मेरे साथ एक और प्रूफ जुड़ेगा, तो क्या करेगा? वो उसका स्टैम्प उसके नीचे लिख के देगा कि मैंने इस तरह से वो कॉल किया था, कांटेक्ट किया, बट उसके पास से पैसे नहीं मिल रहे। अभी कोर्ट के पास हम गए तो अपने पास दो चीज है, एक तो हम भी बोल रहे हैं, अपने साथ कौन बोल रहा है? नोटरी पब्लिक भी बोल रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव प्रूफ, अपने पास प्रूफ है, क्लियर? तो जब मैंने नोटिंग का पूछा था तो एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, मतलब कंसेप्ट क्लियर थे, बट उसने बताया कुछ इस तरह से, ठीक है सर, जब भी वो बिल वो हो जाता है, ठीक है, तो वो लेके उसके पास जाने का और वो अपना वो दे देता है, ठीक है, मतलब उसे बोलना था स्टैम्प देता है, ठीक है। तो उस तरह से उसने एक्सप्लेन कर दिया, मतलब मुझे समझ में तो आ जाता, बट जो नया सुनेगा वो उसमें वो की जगह पे क्या क्या जोड़ देगा, ठीक है, वो पता नहीं, ठीक है, ठीक है। उसके पास वो था, उसने वो दे दिया, ठीक है, उसने वो किया, ओके। तो वो वर्ड जो है, ठीक है, बहुत से लोगों को आदत होती है बोलने की, ठीक है, तो उसको भी वो आदत थी, ये एक्चुअल है, उसने वहां पे ऐसे ही एक्सप्लेन किया था और सभी स्टूडेंट्स हंस रहे थे, ठीक है, ऑब्वियस है, मतलब वहां पे अपने अपने हिसाब से सभी सोच रहे थे, ठीक है। मैं तो अच्छा ही इंसान हूं, तो मैं तो अच्छा ही सोच रहा था, इस वजह से मैं हंस नहीं रहा था, ठीक है। अभी आप लोग हंस रहे थे, मतलब हाँ, ठीक है। तो ध्यान देना, स्टैंप लगा दिया तो अपने पास प्रूफ बन गया। अभी ध्यान दो, मेन अकाउंटिंग पॉइंट यहां पे आ जाता है कि पैसे मैंने दे दिए, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉल्ट, बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ किसका? ड्रॉवी, नहीं ड्रॉवी, हाँ ड्रॉवी ने पैसे देने से मना कर दिया ना, इस वजह से डिसऑन हो गया और मैंने पैसे दे दिए। तो मैं जब अकाउंटिंग में डेबिट करूंगा, वो मेरे खर्चे डेबिट करूं या उसको डेबिट कर दूं? उसको, ड्रॉवी को। मतलब अभी वो 10,000 रुपए देने वाला था, आज से वो मुझे कितना देगा? मान लो 100 रुपीज खर्च किया, आज से वो कितना देगा? 10,100, 10,100, वो कितना देगा? 10,100 रुपीज मुझे देगा। तो मैं एंट्री करते वक्त क्या करूंगा? ठीक है, नोटिंग चार्जेस को डेबिट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? वो पर्सन ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉवी मेरा खर्चा नहीं है, और ड्रॉवी क्या बोलेगा? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, एंड हु पेड? ड्रॉवर इज गिवर। तब जाके उसके अकाउंट में ऑलरेडी 100 था, और सॉरी ऑलरेडी 10,000 था, और कितना बढ़ गया? 100। उसके बाद में वो मेरे पास सेटलमेंट के लिए आता है। सेटलमेंट के लिए मतलब क्या? वो बोलता है कि एक काम करो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, एक काम कर दो, मैं एक काम करता हूं, अभी 5,000 देता हूं, बाकी बचे हुए 2 महीने बाद देता हूं, ठीक है। फिर से वो वही, प्लीज प्लीज प्लीज, आपको आपकी बीवी की कसम, ठीक है। तो अगर वो ऐसा वहां पे बोलने लगा, तो हम वहां पे ऑलरेडी इमोशनल है, तो हम इमोशन में आ गए। वो बोला कि इस बार मैं तुझे टाइम दूंगा, लेकिन इंटरेस्ट दूंगा 2 महीने का। अभी आप मुझे बताओ, इंटरेस्ट कौन से पोर्शन के ऊपर लिया जाए? समझा गया ना केस? 10,000, 100 का क्या दिया? नोटिंग चार्जेस। वो अभी मेरे पास आ गया कितना? 5,000 लेके, बोलते कि 5,000 रख लो, बाकी का नया बिल बना दो, 2 महीने का टाइम दे दो। तो मैंने नया बिल बना दिया। नया बिल बनाते वक्त मैं क्या बोलूंगा? मैं इसमें इंटरेस्ट भी ले लूंगा आपके पास से 2 महीने का। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर ले लूं?
5100 उसके ऊपर 2 महीने का इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा। तो बिल रिन्यू करते वक्त पहले डिसऑनर होता है, पहला बिल डिसऑनर हो गया ना, तो डिसऑनर की एंट्री आ गई। बाद में नए बिल की एंट्री बनती है, नए बिल की एंट्री बनने से पहले उसने मुझे कैश दे दिया, तो एंट्री क्या आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। बाद में नया बिल बन गया, नया बिल बनने से पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो मैंने एंट्री क्या की, इंटरेस्ट मेल इनकम है ना, सिंपल, जो अपने इंटरेस्ट पड़ी वैसी एंट्रीज है नॉर्मल 11-12 में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझना है, ऐसा कुछ नहीं। मैं क्या बोलूंगा, इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दूंगा, और ये इंटरेस्ट किसके पास से मिलने वाला है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और बाद में मैं बिल निकालूंगा एक, जिसे मैं बोलूंगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। वो कितना होगा, 5100। इसमें 5000 बिल के आगे, 100 नोटिंग के आगे, प्लस इंटरेस्ट, इतना मैं ले लूंगा। उसने बोला मैं एक काम करता हूं, एक काम करो, मैं एक काम करता हूं कि मैं तुम्हें 5000 देता हूं, प्लस जो भी नोटिंग चार्जेस है वो देता हूं। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा, 5000 के ऊपर। जितना बचा है, मैं देखो फॉर्मेट क्या फॉलो करने वाला, ध्यान दो, फॉर्मेट क्या फॉलो होगा, पहले क्या होगा, आपका बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस माइनस कैश पेड, उसने कितनी कैश पे की, प्लस जो भी बचा उसके ऊपर इंटरेस्ट, और वो जो अमाउंट बचेगा ना उतने का बिल हम ले लेंगे उसके पास से। और बिल नया आता है तो उसके लिए नई एंट्री नहीं, जो पहले एंट्री की थी वही एंट्री है। पहला बिल कैंसिल हो गया तो कैंसिलेशन की एंट्री क्या आ गई, वही ऊपर जो की ना वो एंट्री, उसमें से कोई भी चेंज नहीं करना है, वही एंट्री करनी है। सिर्फ एडिशनली आपको क्या करना पड़ता है, नोटिंग चार्जेस की एंट्री करनी पड़ती है। मैं अपना खर्चा नहीं दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा ड्रॉवी का खर्चा है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉवी क्या बोलेगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, नोटिंग चार्जेस की एंट्री हो गई। इंटरेस्ट की जो कैश मिला उसकी एंट्री मैं क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। तो उसके अकाउंट में जो 10,100 का बैलेंस था वो 5,000 से कम हो जाएगा। बाद में इंटरेस्ट की एंट्री मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, इंटरेस्ट को क्रेडिट दूंगा और ड्रॉवी को डेबिट दे दूंगा। इस तरह से उसके अकाउंट में क्या आ गया, वो 5,100 नोटिंग चार्जेस के और इंटरेस्ट आ गया। और बाद में मैं बिल बनाऊंगा कितने का, जो भी टोटल अमाउंट है, एंटर क्या करूंगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। आज समझ में समझाइए सभी को, समझाइए सभी को। तो उसके लिए फॉर्मेट क्या करना पड़ता है आपको, टोटल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, टोटल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस माइनस कैश रिसीव्ड, और उसके बाद में जो बचता है उसमें क्या ऐड करोगे, इंटरेस्ट जितने दिन का है, ओके। और इंटरेस्ट भी कैश में मिला हो तो इंटरेस्ट बिल में मत जोड़ो, इनकेस मिला हो तो, ठीक है। और नहीं मिला तो जो भी बचा हुआ है प्लस इंटरेस्ट उतने का बिल बनेगा। क्लियर, कोई डाउट, नो, पक्का, डन, कोई डाउट, शाह, ओके। तो ये नोटिंग चार्जेस जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्चुअली ड्रॉवी, बट ड्रॉवर विल पे, क्योंकि उस वक्त बिल ड्रॉवर के पास होता है, ड्रॉवर बोलेगा ड्रॉवी का खर्चा है तो ड्रॉवी को डेबिट कर देगा। क्लियर, बाद में वो अपने पास आ गया, वो बोल रहा है कि कुछ कम पैसे ले लो, मतलब कुछ पैसे अभी ले लो बाकी बाद में देता हूं, तो हम जो पैसे मिल रहे हैं वो ले लेंगे, ठीक है, और बाकी के ऊपर इंटरेस्ट लगा देंगे और नया बिल बना देंगे। तो पहले वाला बिल डिसऑनर कर दो, कैश की एंट्री कर दो, बाद में इंटरेस्ट की एंट्री कर दो, नोटिंग चार्जेस की एंट्री कर दो और नया बिल बना लो। क्लियर, उस तरह से यहां पे ये प्रोसेस चलेगी। और एक सिचुएशन इसमें क्या आ सकता है या क्या आता है, वो है हाँ रिटायरमेंट, ठीक है। इसमें क्या आता है, रिटायरमेंट। हाँ, जैसे बिल रिन्यू किया, रिन्यू में क्या होता है, रिन्यू में क्या होता है, नया बिल, एक बार वो लिख लेते हैं, ठीक है। नोटिंग चार्जेस एक्सप्लेनेशन तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान दो, हमें अकाउंटिंग पे फोकस करना है। पहले क्या होगा, रिन्यूअल के टाइम पर एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ प्रीवियस बिल, डन, एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ प्रीवियस बिल। बाद में पहली एंट्री होगी, पहला, दूसरा,
एंट्री फॉर नोटिंग चार्जेस। ड्रॉवे क्या कहेगा, किसका खर्चा ये, ड्रॉवी का। पे किसने किया, ड्रॉवर ने। ड्रॉवर क्या बोलेगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ड्रॉवी क्या बोलेगा, ड्रॉवी क्या बोलेगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं नहीं, कैश नहीं, हु इज गिवर, ड्रॉवर। राइट। तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, पार्ट ऑफ कैश रिसीव्ड, पार्ट ऑफ कैश रिसीव्ड। ड्रॉवर क्या बोलेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स, सॉरी बिल्स नहीं, बिल तो कैंसिल हो गया ना, टू ड्रॉवी अकाउंट, ड्रॉवी इज गिवर। और ड्रॉवी क्या बोलेगा, पार्ट ऑफ द कैश रिसीव्ड। फोर्थ क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान देना, ध्यान देना। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल बिल अमाउंट, राइट, बिल अमाउंट जो भी है, प्लस बोलो नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस कभी कभी नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग चार्जेस कहा जाता है। नोटिंग चार्जेस माइनस, उसमें से माइनस कर दो सबसे पहले, क्या, कैश रिसीव्ड, सिर्फ इतना लिख देना, कैश रिसीव्ड, तो आपको मिलेगा बैलेंस। आपको क्या मिलेगा, बैलेंस। और उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस इफ, राइट, नॉट पेड। अगर पे किया हो तो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, अलग से उसका आ जाएगा। तो बचेगा क्या, न्यू बिल, ये अमाउंट बचेगी न्यू बिल की। एंट्री बोलो, ड्रॉवर नहीं, इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। यस, ड्रॉवर क्या बोलेगा, इंटरेस्ट इनकम है, करेक्ट है, तो एंट्री बोलो, बोल रहे ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, एज्यूमिंग दैट कि वो हमें कैश में नहीं दे रहा है। अगर वो कैश में देता तो डायरेक्टली हम ऐसे भी एंट्री कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। ड्रॉवी क्या बोलेगा, उसके लिए तो खर्चा है ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। और न्यू बिल, ये अमाउंट से, जो न्यू बिल का अमाउंट निकाला उसका तो सेम एंट्री फॉर BR एंड BP। समझा, हाई समझा, पक्का, ओके। और क्या बाकी है, ये लिखने के बाद में रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट मतलब क्या होता है, बिल रिपेड अर्लियर, बिल रिपेड अर्लियर, जल्दी पे किया, बिल क्या है, जल्दी पे किया।
बिल रिपेड अर्लियर, बिल रिपेड अर्लियर। क्लियर? रिपेड अर्लियर। अगर वो डिले करता है पेमेंट के लिए तो हम इससे इंटरेस्ट मांगते हैं। तो अगर अर्ली पेमेंट कर जाए तो उसे इंटरेस्ट एज एन डिस्काउंट भी देना जितना अर्ली पेमेंट कर जाए। ठीक है, तो जितने ड्यू डेट से जितने पहले, 1 महीना पहले वो पेमेंट कर देता है तो 1 महीने का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर लेंगे, उतना माइनस कर देंगे और बाकी पैसा ले लेंगे, बराबर ना। तो उस केस में जब हम पेमेंट लेते हैं तो एंट्री क्या आ जाती है? कैश अकाउंट ड्रॉवर, कैश अकाउंट डेबिट, बाद में डिस्काउंट ऑब्लिक रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ड्रॉवी क्या बोलेगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डन? कोई डाउट? रिबेट क्या होता है? इंटरेस्ट फॉर पीरियड ऑफ अर्ली पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट। डन? आगे क्या? इंसॉल्वेंसी। इफ ड्रॉवी इज इंसॉल्वेंट तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? डिसऑनर होगा पहला बिल, बराबर? डिसऑनर होगा सबसे पहले बिल, तो पहले क्या होगा? डिसऑनर बिल। ड्रॉवर क्या बोलेगा? वही ड्रॉवी अकाउंट एंट्री तो वही रहती है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, और ड्रॉवी बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। वही एंट्री की जो डिसऑनर की है। इंसॉल्वेंसी में पहले पेमेंट नहीं होगा ये पता चलता है ना, तो डिसऑनर पहले क्लियर होता है और बाद में उसमें से कुछ पर्टिकुलर पोर्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, मतलब मान लो ऐसा कहा जाता है 40 पैसे ऑफ 1 रुपीज यू विल रिसीव। इसका मतलब क्या होता है? आपको 40 पैसे 1 रुपए में से मिलेंगे, मतलब क्या? 40% मिलेंगे और 60% नहीं मिलेंगे, बैड डेट्स। तो ड्रॉवर के हिसाब से इफ पार्ट ऑफ कैश रिसीव्ड एंड रिमेनिंग क्या हुआ? नॉट रिसीव्ड, तो क्या होगा? ड्रॉवर बोलेगा कैश अकाउंट डेबिट, जितनी कैश आ गई उतने के लिए कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। और ड्रॉवी क्या बोलेगा? ड्रॉवर इज रिसीवर, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जितना दे दिया और बाकी जो बचा हुआ है उसे कहा जाता है डेफिशिएंसी। कम पड़े उतने है नहीं अपने पास तो डेफिशिएंसी बोला उसने। बैड डेट्स कौन बोलता है? जिसको मिलने वाले थे नहीं मिले, वो बैड डेट्स बोलेगा। आया समझ में? क्लियर? डन? कोई डाउट?
चलो कल के लेक्चर में बाकी का देख लेते हैं।